ओके, नेक्स्ट अंजू अंजू गंगवार, आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Good afternoon, sir. गुड Sir, आफ्टरनून। myself Anju Angwar. I am from Bareilly district. पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए, मीन्स किस क्लास में पढ़ती हैं और क्या करती हैं, क्या I हॉबी am है a, आपका। currently I am a student of BA first year, but I think promotion is there, so I am in now BSc second year. Oh, sorry, BA second year. ओके ओके, विजय लक्ष्मी आप अपना इंट्रोडक्शन दें प्लीज। आपका ऑडियो ऑफ है विजय लक्ष्मी, प्लीज अपना ऑडियो ऑन कर लें। Sir, I am Vijay Lakshmi. I am BSc second year and I belong Ambedkar Nagar. ओके गुड। सचेंद्र आप अपना इंट्रोडक्शन दें प्लीज। Good afternoon to all of you. This is Sachin Patel from Riva. I am a student of BSc first year from Holkar Science College, Indore. And according to me, there is general promotion, so I am promoted in second year. ओके, एक और पार्टिसिपेंट्स हैं पूर्णिमा वर्मा। पूर्णिमा आप आवाज सुन पा रही हैं हमारी? पूर्णिमा आप आवाज सुन पा रही हैं? मेरे ख्याल शायद आपका नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, तो उनका इंट्रोडक्शन हम लोग बाद में भी ले सकते हैं। सब लोग मेरे ख्याल से अपना अपना टॉपिक तो सबको पता ही है, सब लोग को बता ही दिया गया था कि जो राजस्थान में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ये आज हम लोगों का फर्स्ट डिस्कशन है, तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम कोई बहुत अच्छा कंटेंट दे पाएँ। कंटेंट आपको अच्छा देंगे, अच्छी बात है, नहीं भी देंगे तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग अपना प्रेजेंटेशन स्किल सीखें, अपना कम्युनिकेशन ठीक करें, अपना पर्सनालिटी इम्प्रूव करें, और उसके साथ साथ जो भी कंटेंट में इम्प्रूवमेंट हो सकता है उस कंटेंट में हम लोग इम्प्रूव करें, राइट। तो हम लोग कई बार क्या करते हैं कि हम किसी लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं भी हैं तो हम लोग उसी लैंग्वेज का यूज करने का सोचते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो बात कहना चाहते हैं हम सही तरीके से कह नहीं पाते हैं। तो यहाँ हम लोगों को ये देखना है कि आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील करते हो, जिसमें अपनी बात आसानी से अच्छे तरीके से रख सकते हैं, हमें वही भाषा इस्तेमाल करनी है, राइट। और इसके बाद हम लोग इस मीटिंग को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और हम आपके साथ इस मीटिंग का वीडियो शेयर भी करेंगे ताकि आप लोग अपनी अपनी परफॉर्मेंस को ऑनलाइन देख सकें कि जब आप डिस्कस करते हैं किसी डिबेट में, पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो आप का बिहेवियर कैसा होता है, कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें आप इम्प्रूव कर सकते हैं, या दूसरे लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस डिस्कशन में वो क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या उनसे आप सीख सकते हैं। तो ये हम आपको मीटिंग के बाद हम आपको इसका जो वीडियो है आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। कौन सबसे पहले अपना भी पॉइंट रखना चाहेगा? यस, कौन बोलना चाहेगा पहले? सचेंद्र आप बोलना चाह रहे हैं? सचेंद्र, यस प्लीज अपना भी पॉइंट रखिए। Yes, sir. Sir, on the behalf of me on Rajasthan, there is a, as you everyone know, and it is in a current news that there is a disbalance in a government, and some MLAs are transferred from there to there. So their situation is not very good, but some of them are trying to catch each of them, and there is a main role of a governor. So he's a means CM has given their application for the cabinet meeting and Vidhan Sabha meeting also, but he has rejected their application for the some point of view. According to me, that is according to my view, that is he is in place correct. But opposition is saying that there is not a fair, and he is taking central government behalf and another matter.
But according to me, governor on their place, right, he has given some of the according to his point that you should tell me that what are the how you can improve during Corona time. How should you maintain social distancing, and how can you improve that no one be affected of the Corona? So according to me, that is a true on the governor is right. Okay, next. विजय लक्ष्मी। यस सर, विजय लक्ष्मी बोलिए। सर ये इसमें सही है कि गवर्नर का रोल मेन है, बट जो एमएलए को नोटिस दी गई है कि विधानसभा को 21 दिन के पहले बुलाना चाहिए, तो वो बात बिल्कुल भी सही है। और ये जो ब्लेम हो रहा है गवर्नर के ऊपर कि वो बीजेपी की सुन रहे हैं, तो ये गलत बात है। और ये सचिन पायलट को भी जो इन्होंने नोटिस भी दी है कि मेरी डिस्क्वालिफिकेशन की जा रही है, तो वो भी गलत ही है, क्योंकि ऐसे भी ये विप जो जारी हुई थी वो सदन के अंदर का मैटर था, और ये सब जो मैटर है वो बाहर का है। तो फिर इसके लिए जो है, जो ब्लेम दिया जा रहा है गवर्नर के ऊपर या फिर उनके ऊपर, तो ये सब गलत है। और ये भी है कि जब तक क्लियर नहीं हो जाता कि ये सब मतलब कहाँ से है क्या है, तो उसके लिए एमएलए को जो रखा जा रहा है उनको बंदी बनाकर ऐसे इस टाइप में उनको फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा, तो ये सब भी जहाँ तक देखा जाए तो गलत ही है। और जो ब्लेम हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, ये भी नहीं होना चाहिए। और जो गवर्नर कर रही है वो तो बिल्कुल भी सही कर रही है, क्योंकि इस कोरोना टाइम में ऐसे ही अचानक से विधानसभा बुलाना बिना किसी रीजन को बताए, तो नहीं मानना ही ये उन्होंने सही किया है कि उन्होंने नोटिस दी थी कि इतने दिन बाद ही बुलाया जाएगा, 21 दिन के बाद ही, तो वो सही था। ओके विजय लक्ष्मी, नेक्स्ट और कुछ बोलना चाहेंगे? सर मैं शुरुआत करना चाहूंगी रीजन से। Yes. इसके रीजन क्या रहे थे कि ये यहाँ तक ये बात इतनी कैसे बढ़ गई, ऐसा क्या पार्टी में हो रहा है जो वो आपस में ही नहीं सुलझा पा रहे हैं। सर डिप्टी सीएम जो बने हैं हमारे सचिन पायलट जो थे अभी राजस्थान में, और जो सीएम थे, माना जा रहा है कि 2013 में कांग्रेस की हार होने के बाद, बहुत बुरी तरीके से कांग्रेस हारी थी, मैंने ऐसा सुना है कि 2013 में इससे पहले कभी भी कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं रहा था। तो उस टाइम 2013 में सचिन पायलट को पार्टी के प्रेसिडेंट बनाया गया था राजस्थान में। तो सर इनके बाद से ही पार्टी जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर जाती है और पार्टी जीतने में भी कामयाब हो जाती है 2018 में। सर सोचा जाता था कि अब माना भी जा रहा था कि सचिन पायलट ही अब सीएम बनेंगे, लेकिन कहीं भी सीनियर रहते हुए भी, अगर हम मान सकते हैं कि सीनियर रहे हैं हमारे सीएम साहब जो अभी प्रेजेंट में हैं, तो चलिए कि उनको सीएम बना दिया गया। तो फिर जो पायलट जी हैं, जो सचिन पायलट, उनके लिए डिप्टी सीएम का पोस्ट दे दिया गया ताकि वो लोग नाराज ना हो जाएं। लेकिन सर नाराजगी वहीं से स्टार्ट हो जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि सर जो अशोक गहलोत जी हैं, उनको 9 डिपार्टमेंट दिए जाते हैं। सर डिपार्टमेंट एक तो ऑलरेडी उन्हें सीएम बना दिया गया, और काफी हद तक जो सचिन पायलट हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व थे पार्टी को जिताने में। सर उन्हें भी कोई डिपार्टमेंट अच्छा नहीं दिया जाता और सीएम भी नहीं बनाया जाता है, और उनकी जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं उनके अंडर जो डिपार्टमेंट रहते हैं उन पे भी जो स्कीम मीन्स पॉलिसीज वगैरह को हम दिखाते हैं, डेवलपमेंट दिखाते हैं, उनकी जो डिपार्टमेंट है उनके डेवलपमेंट को भी नहीं दिखाया जा रहा है। तो सर ये तो गलत बात है। वहाँ पे अशोक गहलोत जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो Okay. सर Yes. यस सर, I agree with you all. Actually, I agree with you all. Actually, Yes, yes, please. yeah, sir. जी बोलिए। सर जो मींस जो मीटिंग के लिए इन्होंने व्हिप जारी की थी वो एक रिजॉर्ट में थी, वो मींस पार्लियामेंट हाउस में नहीं थी। तो फिर जो इन्होंने एंटी डिफेक्शन की जो नोटिस दिया था एमएलए को, ये गलत था।
क्योंकि एंटी डिफेक्शन में 2 कंडीशंस होती हैं कि जब कोई भी एमएलए उस पे पार्टिसिपेट ना करे और क्या बोलते हैं उसकी विप को डिनाई करे और उनके अपोजिट वोट दे या फिर वो वॉलंटरली उसको गिव अप कर दे। तो ये रॉन्ग है उनके लिए, मतलब जो उन्होंने नोटिस दिया है। और फिर इसके बाद जो एमएलए थे वो इसके लिए हाई कोर्ट गए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने जो हाई कोर्ट ने जो स्पीकर से बोला कि इसको स्टॉप करने के लिए जो प्रोसेस हो रही है तो ये गलत थी, क्योंकि एंटी डिफेक्शन का जो सेकंड ए क्लॉज का 1 सब क्लॉज है उसके अकॉर्डिंग जो मीटिंग थी तो वो तो उसके अकॉर्डिंग उस सॉरी सर। ये बोलिए बोलिए, यस बोलिए, आपकी बात करिए। सर उसके अकॉर्डिंग सर उसके अकॉर्डिंग सर अकॉर्डिंग टू sir, according to Holohan case, High Court should not interfere in the process until the process is completed. So against the High Court, the speaker went to the Supreme Court, and Supreme Court denied to the speaker until the judgment of the High Court is released. So Supreme Court is also supporting the High Court. It is absolutely wrong because it is against the Supreme Court previous order which was released in 1992 in Holohan case. ओके गुड, फैक्चुअल बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कॉमन जो डिस्कशन चल रहा है वो तो ठीक है, अच्छी बात है, वो भी ठीक है, बट अगर हम कुछ फैक्ट्स फिगर केसेस प्रीवियस पहले क्या हुआ तो अगर उसके साथ बात करेंगे तो ज़्यादा ऑथेंटिक लगेगा डिस्कशन। ओके और कोई कुछ बोलना चाहेगा? सचिंद्र, आप कुछ कहना चाहेंगे? रोहन की तो ये हुआ था कि स्पीकर की बातों को मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये उसकी रिव्यू करनी चाहिए कोर्ट में, बट अभी तो ये मैटर नहीं हुआ ना। यहाँ भी तो वही हो रहा है कि इस स्पीकर के बिना निर्णय आने की ये मैटर कोर्ट में चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सिचुएशन सेम वैसी ही तो यहाँ पे दिख रही है, बट यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि कोर्ट ही इस मैटर को ले? Court can't take this matter until the judgment from the speaker is come. ओके आयुष, आपने अभी तक कुछ नहीं बोला, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर 2013 में कर्नाटक की गवर्नमेंट में कुमार स्वामी के जो एमएलए थे उन्हें भी बीजेपी ने 20 से 25 करोड़ देके खरीदा गया था। उसके बाद सेम केस मध्य प्रदेश में हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया की कमलनाथ की जो गवर्नमेंट थी वो ऐसी गिरी थी। उसके बाद ये जो राजस्थान में हो रहा है वो कोई नॉर्मल नहीं है। तो बीजेपी ये तो करती है, लेकिन उसके बाद जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट में जो ये क्राइसिस हो रहा है उसमें सर अशोक गहलोत का मैं पर्सपेक्टिव लूंगा कि वो ऐसा चाहते हैं कि सचिन पायलट को पार्टी से निकाल दिया जाए। इससे क्या होगा कि सचिन पायलट के फेवर में 19 एमएलएज हैं और राजस्थान में टोटल सीट्स हैं 200 और मेजोरिटी मार्क है 101। तो 19 निकल जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 181 और मेजोरिटी मार्क हो जाएगा 91। तो फिर कांग्रेस के लिए वहाँ पे गवर्नमेंट बनाना बहुत इजी है। जी सर, मेजोरिटी मार्क वहाँ पे हो जाएगा 88 और वो जो कि नॉट फार अवे 91। कांग्रेस की वहाँ पे गवर्नमेंट आसानी से बन जाएगी। लेकिन अगर
और इसीलिए अशोक गहलोत जी चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मीटिंग हो और जल्दी से जल्दी हम अपनी साइड में ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी प्रूफ कर सकें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो हमारे पास से ये 20-25 जो गए हैं एमएलए वो तो गए हैं, और भी जो हैं वो उन्हीं की साइड में हो जाएं। और सर वैसे सचिन पायलट ने तो कह रखा है कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करने चाह रहे हैं और वो कांग्रेस में ही रह के पार्टी के साथ ही रहेंगे, उन्हें पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उनके साथ में जो एमएलए हैं वो भी यही बोल रहे हैं कि वो कहीं बीजेपी में ज्वाइन नहीं होने वाले हैं, फिर भी बीजेपी में जाने का उन पे आरोप लगा के उनको बुलाया जा रहा है। तो सर ये तो गलत है। ओके, आयुष की बात मेरे ख्याल से बीच में छूट गई थी, कुछ का बात कंप्लीट नहीं हुई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ सर, मैं कह रहा था कि अगर 200 में से हम 19 एमएलए हटा देंगे सचिन पायलट के, तो वहाँ पे 181 बचेंगे राजस्थान में टोटल। उसके बाद जो कांग्रेस के पास पहले से 107 थे, उसमें से 19 हट गए, 88 बचा, और 181 का फिर मेजोरिटी मार्क 91 हो जाएगा, जो कि ज्यादा दूर नहीं है। तो कांग्रेस तो यही मतलब अशोक गहलोत तो यही चाहेंगे कि वो 19 एमएलए डिस्क्वालीफाई हो जाए। ओके, आई थिंक हम लोगों को ऐसे रिफॉर्म करने चाहिए कि जिससे जो कंडीशन है प्रेजेंट टाइम में वो अगेन फ्यूचर में रिपीट ना हो। तो उसके लिए हम लोगों को एक पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट बॉडी बनानी चाहिए जो मींस इनके ऊपर कर्व कर सके एंड कर्व कर सके। यस सर। और या फिर हम लोगों को चीफ इलेक्शन कमीशन को इस पे इन्वॉल्व करना चाहिए रेदर देन हम लोगों को सारी पावर स्पीकर को देने से। अच्छा, किसी ने इस बात पे भी स्टडी किया है कि प्रीवियस के क्या एग्जांपल्स रहे हैं, रोल ऑफ गवर्नर्स अलग अलग केसेस में क्या रहा है, रोल कोर्ट का रोल क्या रहा है पहले अगर इस तरह घटनाएं हुई हैं, एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो क्या कहता है प्रीवियस में, उसमें उसको इस कंडीशन में कैसे यूज किया गया है? क्या इस बारे पे किसी ने कुछ देखा है? एंटी डिफेक्शन में यही है कि अगर पार्टी चेंज हो रहा है कोई रहा है तो वो नहीं कर सकता अगर जब तक स्पीकर उस पे मतलब उस कंडीशन पे कोई डिसीजन ना ले, वो मैटर कोर्ट में नहीं जा सकता। 52 संशोधन हुआ था तो उसमें दल विरोधी संशोधन कानून बना था, तो और ये एक्सेप्शन भी एक है वो कोलाहल वाला मैटर। तो सिमिलर मेरे ख्याल से ये सचिन जो पायलट हैं इनका केस पहली बार तो आया नहीं होगा, शायद हिस्ट्री में कई बार आया होगा, कई बार लोग इस तरह अलग हुए होंगे जिनकी मार्क्स जो है 1/3 जो रिक्वायर्ड है उसका एंटी डिफेक्शन लॉ में उससे कम रहा होगा। तो इस केसेस में अलग अलग इंसिडेंट्स क्या हुए हैं और प्रॉपर उसका क्या सही है क्या गलत है, इस बारे में कुछ हम लोग बात कर सकते हैं? सर इनकी कंट्रोवर्सी तो 2019 से है जब राजस्थान की गवर्नमेंट बनी थी। राइट सर तब से सचिन पायलट ने वैसे भी 2013 में कांग्रेस को अपलिफ्ट करने में उनका बहुत बड़ा रोल था। उसके बाद सर उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो मतलब सीएम बनेंगे। राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को बनाया, उसके बाद 9 मिनिस्ट्री दी गई अशोक गहलोत को, उसमें होम मिनिस्ट्री भी थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी थी। तो सर वहां से एक बीच में क्लैश आया दोनों के बीच में, उसके बाद टकराव हुआ। फिर सर उसके बाद सचिन पायलट को ना इस समय इन्होंने कोविड क्राइसिस में कहीं भी उनका रोल था। 2019 में लोकसभा इलेक्शन हुए, वहाँ पे अशोक गहलोत ने अपने लड़के वैभव को पूरा सपोर्ट किया और मतलब उससे भी काफी गवर्नमेंट में गिरावट आई। सर सचिन पायलट जो फैक्ट की बात करते थे अशोक गहलोत को वो गंदी लगती थी। नहीं, अभी एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है, ये सचिन पायलट के केस में इनका क्या इम्प्लीकेशन है, क्या वो एंटी डिफेक्शन लॉ की परिधि में आते हैं या नहीं आते हैं? नहीं आते क्योंकि वो सर नहीं अभी नहीं आते। आते हैं वो। अरे उनकी पार्टी अलग है। राइट, आप एंटी डिफेक्शन नहीं आते। सर एंटी डिफेक्शन की जो शुरुआत थी वो आयाराम से गई हुई थी सर। वो गयाराम जो थे उन्होंने 3 बार पार्टी चेंज की थी, पहले जिस पार्टी में थे उसमें से दूसरी पार्टी में गए, फिर वो पार्टी छोड़ के वो दोबारा उसी पार्टी में वापस आते हैं। वहां से ये एंटी डिफेक्शन लॉ की मांग होने लग गई थी और फिर ये एंटी डिफेक्शन लॉ बना जिसके अकॉर्डिंग कोई भी अगर ऐसा करता है, पार्टी चेंज करता है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वो फॉलो करना पड़ता है। सर एक्चुअली इसमें डिस्क्वालीफाई का भी एक रोल होता है कि अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, जो अभी अशोक गहलोत करना चाह रहे थे पार्टीज के मेंबर्स को,
एमएलए जो सचिन पायलट की साइड में थे, तो सर उसमें ये डिस्क्वालीफाई करना के इसलिए सोच रहे थे ताकि उनकी पार्टी जो है वो मेजोरिटी में ही रहे और जो मेंबर्स थे वो काउंट ही ना हो। क्योंकि सर अगर वो पार्टी ऐसे छोड़ देंगे तो सर दूसरी साइड जो सचिन पायलट वगैरह है वो एमएलए अब दोबारा नहीं बन पाएंगे अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। सर वो ये चाह रहे हैं, लेकिन इधर अशोक गहलोत, वो सचिन पायलट जो है वो बचाना चाह रहे हैं अपने आप को। लेकिन अगर खुद यहाँ पे रिजाइन करते हैं वो लोग एमएलए वगैरह, तो ये काउंट होंगे, एमएलए काउंट करे जाएंगे, फिर मेजोरिटी जो है उनकी कम हो सकती है। अच्छा, दूसरी बात ये जो कंट्रोवर्सी है कोर्ट और कोर्ट के डिसीजन और स्पीकर्स के उसके राइट्स के बीच में, इसका लीगल स्टेटस क्या है? किसी ने इस पे जानकारी है किसी को? सर बिना बिना स्पीकर के डिसीजन आए उस पर कोर्ट कोई फैसला नहीं ले सकता। तो आपका कहना है कि ये जो हाई कोर्ट का डिसीजन है ये क्वेश्चनेबल है? यस सर। राइट, बाकी लोगों के व्यू पॉइंट है इस बात पे? Yes, sir. According to the 1992 Kyoto Holohan case, means Supreme Court or High Court can't interfere until and unless the decision is pending. ओके। और ऐसे केसेस में कोई सुप्रीम कोर्ट्स के प्रीवियस कोई डिसीजंस रहे हों कि हाई कोर्ट ने कहीं कोई इंटरफेयर किया हो तो उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन रहा हो? एक्चुअली मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग जब किसी पर्सपेक्टिव को यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो फिर हमें सभी एंगल कवर करने होते हैं। हम वहाँ यूपीएससी में अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन होता है तो हम एक कॉमन मैन की तरह कि इनको होना चाहिए, इनको नहीं होना चाहिए, इन्होंने गलत किया, पब्लिक इनको सपोर्ट कर रही है, हम इस तरीके से सारी चीज़ों को नहीं रख सकते हैं। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हमें एक्चुअली इसका जो टेक्निकल साइड है उसको हमें ज़्यादा फोकस करना होता है और हमें देखना पड़ता है कि प्रीवियस में क्या एग्जाम्पल्स रहे हैं, क्या डिसीजंस रहे हैं, ऐसी सिचुएशंस में क्या सही ठहराया गया है, ये सब चीज़ें हमें देखनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से हम लोग अगर उस पर भी अगर किसी ने कुछ स्टडी किया हो कुछ तो उस पर अगर कोई बताए तो ज़्यादा और बेहतर हम लोग इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। यहाँ से दो टॉपिक आ जाता है, एक एंटी डिफेक्शन लॉ का और एक स्पीकर के मैटर का, कि जो ये कियोटो होलोहन केस था वहाँ का। और सर वो वहाँ पे भी कोर्ट ने फैसला लिया बिना स्पीकर के, मतलब स्पीकर ने दिया तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, उसकी समीक्षा की जाएगी कोर्ट में, उसके बाद वो जारी होगा। यहाँ से राज्यपाल का जो डिसीजन है उसके बारे में प्रीवियस कई सारे एग्जांपल्स आए हैं, उसके उसमें भी कई बार कोर्ट्स ने वो किया है, टिप्पणी की है उनके अधिकारों के बारे में या उनके डिसीजंस को पलटा भी है। तो इसमें अगर किसी ने कुछ स्टडी किया हो? Yes, sir. Before 1992, governor has power to governor has power to disqualify any member. But after 1992, the order of the governor came under the judicial review. It can, yes, sir. तो ये किसका डिसीजन था, किस कोर्ट का जिन्होंने गवर्नर के ऑर्डर को जुडिशियल रिव्यू के अंदर लाया? सर ये मणिपुर का केस हुआ था। राइट। यस सर। और कोई कुछ कहना चाहेगा अपना कोई पॉइंट? मेरा कहना है कि जब हम किसी बात पे जैसे हम लोग पहले से डिसाइड करते हैं टॉपिक और हम लोग उस पर डिस्कशन जब शुरू करते हैं तो हमें मुद्दे को प्रॉपर तरीके से गूगल कर लेना चाहिए और उसके जो भी रिलेवेंट फैक्ट्स हैं उनको देख लेना चाहिए और एक उसमें एक प्रॉपर अपना ओपिनियन फॉर्म करना चाहिए कि अगर मुझे इस पे कोई आंसर राइटिंग करना पड़े किसी भी एग्जाम में तो ये की पॉइंट्स होंगे। ये जो टॉपिक था ये जानबूझ करके इसीलिए रखा गया था कि ये बहुत कुछ आपके एग्जाम से रिलेटेड भी है। जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे
तो एक एंटी डिफेक्शन बहुत एक उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जाता है आपके सिलेबस में। साथ में ये करंट अफेयर्स का भी एक बहुत बड़ा उसमें ये इशू था, इसलिए हम लोगों ने इसको रखा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोगों का चूँकि पहला डिस्कशन है, तो धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव करेंगे अपनी चीज़ों को, धीरे धीरे सीखेंगे। बट नेक्स्ट टाइम जब हम लोग आएंगे तो हम लोग इन सब चीज़ों को देख कर आएंगे। अभी तो हम लोग क्या है कि जैसे टीवी में डिबेट नहीं होता है, कुछ कुछ उसी डायरेक्शन में हम लोग कर रहे हैं कि 3 4 5 प्रवक्ता बैठे होते हैं और हर लोग अपनी अपनी तरीके से चीज़ें रखते हैं। राइट, और भी कोई कुछ बोलना चाहता है? यहाँ पे एक और भी है कि राज्यपाल के ऊपर ये ब्लेम लग रहा है कि वो आर्टिकल 174 को नहीं मान रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग उनको है कि वो विधानसभा बुलाएं, बट 3 नोटिस जारी हुई फिर भी उन्होंने नहीं बुलाया। तो यहाँ से भी एक आता है कि क्यों नहीं बुला रहे हैं, जबकि है आर्टिकल में उनको बुलाना चाहिए। राइट, ये भी एक इम्पोर्टेंट इशू है। इसके बारे में कोई कुछ कहना चाहेगा? सीएम की जो एडवाइस होती है, कुछ लोग ये कहते हैं कि सीएम की एडवाइस विधानसभा को बुलाने के संबंध में जो है उसको राज्यपाल डिनाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। सर ऐसा कहते हैं, लेकिन सर उसमें ये भी कहा गया है कि वो डिनाई तो नहीं कर सकते, लेकिन एक पर्टिकुलर उन्हें रीजन बताना चाहिए कि ये जरूरी है या नहीं है, फिर वो गवर्नर सोचेगा, फिर बुलाई जाएगी मीटिंग। नहीं, आपका सर कहना ये है भी कि एक पॉइंट है उस आर्टिकल में नहीं, आप ये कह रही कि हैं अगर कि गवर्नर थिंक कि वो सही है। यस सर। मतलब जो सीएम का एडवाइस है विधानसभा बुलाने के संबंध में, उसकी एडवाइस को वो अपनी इच्छानुसार डिनाई भी कर सकते हैं, आपका कहना ये है? सर डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन एक बार उन्हें सही अगर लग रहा है। नहीं, सर उसमें इन केस अगर सही नहीं लग रहा है तो उस केस में क्या उनके पास यस अधिकार सर। है कानूनी तौर पे कि वो उसके एडवाइस को डिनाई कर सकें? So, sir, according to the Article 174, governor has to call the assembly session on the advice of the Council of Ministers led by CM. ओके, इस पॉइंट पे और किसी कोई अपने बात रखनी है? यस, और कोई अपना कुछ विचार रखना चाहता है? अच्छा बोल रहे हैं आप लोग उसमें एजुकेट करने की बात नहीं, बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अपनी अपनी बातें रखिए, इसीलिए हम लोग बैठे हैं। सचिंद्र, आप नहीं कुछ बोल रहे हैं? There is not any prior preparation from my side, so sorry sir for that. ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम लोग अच्छा प्रिपेयर करेंगे। Yes sir. तो और किसी कुछ कहना हो तो आप लोग अपना भी पॉइंट रखें, नहीं तो हम लोग फिर इसके वाइंड अप करने की तरफ बढ़ें डिस्कशन को। मेरे ख्याल सभी लोगों ने अपना अपना भी पॉइंट रखा है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे डिस्कशन का? पूरा जो हम लोगों ने बेसिकली ये कोविड के बाद ये नया एक्सपेरिमेंट है हम लोगों का, जो ऑनलाइन डिस्कशन हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि सभी का कम्युनिकेशन इसके लिए इम्प्रूव हो, कि पब्लिक में कैसे बात रखते हैं, अपना व्यू पॉइंट कैसे रखते हैं, दूसरे की बात कैसे सुनते हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, हमारा कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए। ये बहुत सारी इशूज होते हैं। कई बार हम अपने आप को देख नहीं पाते हैं, तो हम जो गैप है एक विनिंग कैंडिडेट के और एक लूजिंग कैंडिडेट के बीच में, हम लोग उसको एनालाइज नहीं कर पाते हैं। और हमेशा हम लोग किसी दूसरे इशू को हम लोग उसको जिम्मेदार ठहराते हैं कि मैंने तो बहुत अच्छा किया, बट इस वजह से शायद मैं उसमें सफल नहीं हो पाया। बट ऐसा होता नहीं है। कई बार होता ये है कि हम देखते हैं कि बहुत सारी कमियां होती हैं हमारे पर्सनालिटी में, हमारे कम्युनिकेशन में। उससे क्या होता है कि इंटरव्यू में जितने मार्क्स हमको मिलने चाहिए, नॉलेज हमें बहुत अच्छा होता है, बट हमारी कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी की वजह से मार्क्स हमें बहुत कम मिलते हैं।
तो रिटर्न में बड़ा अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी हमें या तो हम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं या क्वालिफाई भी करते हैं तो हमारी रैंक बहुत नीचे आती है। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही है कि पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा कम्युनिकेशन इंप्रूव हो, पर्सनालिटी इंप्रूव हो। दूसरा ये है कि जब 7, 8, 10 लोग इस पे काम करेंगे, एक इशू पे पढ़ेंगे, मटेरियल जुटाएंगे और फिर उसको डिस्कस करेंगे, तो सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको वो इशू बहुत डेप्थ में, बहुत डिटेल में तैयार हो जाएगा। उतना शायद वो अकेले अगर तैयार करेंगे तो शायद उतना अच्छी तरीके से तैयार नहीं हो पाए इसको। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग जब पार्टिसिपेट करेंगे तो और अच्छी तरीके से प्रिपेयर होकर पार्टिसिपेट करेंगे और किसी को हेजिटेट नहीं करना है बोलने में, सबको अपनी बात रखनी है, पूरा ओपनली रखनी है, तभी हम लोग सीखेंगे। चुप रह के बैठने से हम लोग कोई चीज़ नहीं सीख पाएंगे। जितने ज़्यादा हम बात करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग सीखेंगे और ऑब्जेक्टिव हम लोगों का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोग सीखें यहाँ पर। ओके, कंट्रोवर्सी पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखना ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोगों का ये प्रोग्राम है, मैं तो सिर्फ मॉडरेट कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं तो टीवी एंकर की तरह हो जाऊंगा कि जो दूसरे की बात नहीं सुनते हैं और अपनी बात ही जो है रखते रहते हैं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपके डिस्कशन को फैसिलिटेट करना। यहाँ कोई गलत और सही जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये इसका जो अगेंस्ट में है वो भी सही है, जो उसके फेवर में है वो भी सही है। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग डिस्कशन करके ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें और अपनी स्किल को इम्प्रूव करें। राइट? ओके, थैंक यू।